हम लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ रहे थे रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट्स के बारे में, जिसके अंदर आपको पढ़ रहे थे एक्सपेंशन वाल्व्स के बारे में। मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंशन वाल्व्स जो होते हैं वो 6 टाइप्स के होते हैं। अपन ने फर्स्ट पढ़ा था हैंड एक्सपेंशन वाल्व, हैंड एक्सपेंशन वाल्व कौन सा था, जिसके अंदर आप मैनुअल इसके अंदर क्या कर रहे थे, आप सारे जो वर्क कर रहे थे वो मैनुअल कर रहे थे, हाथ से आप इसको कंट्रोल कर रहे थे। दूसरा था ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व। तीसरा था आपका थर्मोस्टैटिक, फोर्थ था आपका इसके बाद लो साइडेड और हाई साइडेड। लो साइडेड या लो साइड फ्लोट वाल्व। और तीसरा था, फोर्थ था हाई साइडेड। और लास्ट अपन ने पढ़ा था कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब। तो ये थे आपके 5 टाइप के आपके जो एक्सपेंशन वाल्व्स होते हैं। सबसे पहले हैंड एक्सपेंशन वाल्व, सेकंड ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व, थर्ड थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व, फोर्थ लो साइडेड, फिफ्थ हाई साइडेड और सिक्स्थ कैपिलरी ट्यूब। तो 6 जो अपन टाइप पढ़े थे, इसमें से एक्सपेंशन वाल्व अपन ने कर लिया था, हैंड मैनुअल एक्सपेंशन वाल्व आपको करवा दिया था, ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व करवा दिया था, थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व के बारे में भी अपन ने पढ़ लिया था। नेक्स्ट है लो साइडेड। लो साइडेड फ्लोट वाल्व। लो साइडेड मतलब के लो प्रेशर साइड, जिसके अंदर जो प्रेशर साइड है, लो प्रेशर साइड के अंदर जो वर्क करता है। लो प्रेशर साइड का इसमें क्या मतलब है कि ये जो होता है बिटवीन इवेपोरेटर एंड एक्सपेंशन वाल्व के बीच में एक क्या लगा रहता है, इवेपोरेटर एंड कंप्रेसर के बीच में क्या लगा रहता है, एक वाल्व। बिटवीन इवेपोरेटर एंड कंप्रेसर, इवेपोरेटर और कंप्रेसर के बीच में ये क्या लगा रहता है, एक फ्लोट वाल्व लगा रहता है, जिसको अपन सक्शन लाइन की तरफ, कंप्रेसर की सक्शन लाइन, कंप्रेसर सक्शन लाइन। तो ये क्या है आपका, अगर आपका लो साइडेड फ्लोट वाल्व कौन सा होता है, जो कि बिटवीन इवेपोरेटर एंड कंप्रेसर के बीच में एक फ्लोट वाल्व लगा रहता है, जिसको आप बोलते हैं लो साइड फ्लोट वाल्व। वर्क कैसे करता है इसके अंदर, इसकी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन बना लेते हैं अपन। इसके अंदर क्या रहता है, आपका जो फ्लूइड है वो फिल करता है एक टैंक के अंदर, और उसको अपन यूज करते हैं एज रेफ्रिजरेंट। तो जैसे यहाँ पे है, ये एक टैंक है जिसके अंदर कुछ ना कुछ फ्लूइड रहेगा जो कि रेफ्रिजरेशन के लिए रिक्वायर्ड है, और इसको अपन ने कनेक्ट किया हुआ है इवेपोरेटर से। ये आपका इवेपोरेटर है, इवेपोरेटर की पाइप्स यहां तक इसमें ऐसे कनेक्टेड होंगी।
ठीक है। ये पाइप्स किसकी है? इवेपोरेटर की है, जो कि कनेक्टेड है आपके मेन जो इवेपोरेटर का चैम्बर है उससे कनेक्टेड है। और उस चैम्बर के अंदर जो लिक्विड आ रहा है वो किसकी हेल्प से आ रहा है? लिक्विड आ रहा है आपका डायरेक्ट कंडेंसर से। ये जो इवेपोरेटर के साथ कनेक्टेड है यही वाला हिस्सा आपका वर्क करेगा एज एक्सपेंशन। तो यहां पे है आपका इनलेट फ्रॉम कंडेंसर। कहां से आ रहा है इसके अंदर लिक्विड? रेफ्रिजरेंट कहां से आ रहा है? कंडेंसर से। तो इनलेट फ्रॉम कंडेंसर, कंडेंसर से आपकी ये इनलेट हो रही है, या इसको बोल सकते हो लिक्विड लाइन। इनलेट हो गई, यहां पे रेफ्रिजरेंट पहुंचता है तो इसके अंदर ऐसे इसको फिल कर देता है, इसको पूरा फिल अप कर देता है ऊपर तक। ठीक है। ऊपर लगा रहता है इसके ऊपर फ्लोट वाल्व, यहां पे क्या लगा रहता है? एक फ्लोट वाल्व लगा रहता है। मींस इसके अंदर एक वाल्व है, वो वाल्व कनेक्टेड होता है यहाँ पे एक फ्लोट से। ये फ्लोट जो होती है इसके ये खाली होती है, इसके अंदर एयर होती है। जब रेफ्रिजरेंट ज्यादा हो जाता है तो फ्लोट वाल्व ऊपर उठती है और उसको बंद कर देती है। ऊपर अब यहाँ पे क्या है? पूरा यहाँ पे है वेपर्स। वेपर्स जो होते हैं वो कब बनते हैं? जब रेफ्रिजरेंट हीट हो जाता है। नीचे जाके जब रेफ्रिजरेंट हीट हो गया तो ऊपर क्या रह गया? अकेले वेपर्स रह गए। वेपर्स को सक कर लिया जाता है बाय सक्शन लाइन। तो यहाँ पे एक ट्यूब लाके छोड़ दी जाती है कुछ ऐसी शेप की, जो कि कनेक्टेड होती है सक्शन लाइन से। थोड़ी सी इसको बड़ी बना देता हूं मैं। ठीक है। ये जो ट्यूब है ये कहां कनेक्टेड होती है? ये जाके कनेक्टेड होती है सक्शन लाइन से। तो ये क्या, इधर से रेफ्रिजरेंट सक हुआ थ्रू सक्शन लाइन, तो ये जाके कनेक्ट होगी सक्शन लाइन से। तो यहाँ पे क्या है? इसकी वर्किंग सीधे सीधे समझ आ रही है। लो साइड फ्लोट वाल्व मतलब कि जो वाल्व है वो डायरेक्टली जो है किन दो चीजों के बीच में है? यहाँ पे ये रेफ्रिजरेंट एंटर करता है इवेपोरेटर के अंदर, तो इवेपोरेटर को उतना वैल्यू देता है कि कितना रखना है इसके अंदर। ये फ्लोट वाल्व है, यहाँ पे नीडल होती है, वो नीडल जो होती है वो कनेक्टेड रहती है फ्लोट वॉल से। तो जब जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही रेफ्रिजरेंट को एंटर करने देती है, उससे ज्यादा रेफ्रिजरेंट यहाँ पे एंटर नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे ये क्या आ गया? आपका इवेपोरेटर आ गया पूरा नीचे वाला इवेपोरेटर। ये आ गया लिक्विड रेफ्रिजरेंट। और ये आ गया वेपर्स। और ये आ गया आपका सक्शन, यहां से सक्शन हो जाएगी। ठीक है। तो ये आ गया आपका फ्लोट फ्लोट फ्लोट। और ये आ गया आपका नीडल वॉल्व नीडल वॉल्व। ठीक है। जो कि कनेक्टेड है सीधा फ्लोट से। जब फ्लोट मूव करेगी तभी वो नीडल वॉल्व जो है वो बंद करेगा। तो इसका सीधा मतलब क्या है? नीडल वॉल्व का काम क्या है? नीडल वॉल्व का काम क्या है कि जब आपकी रिक्वायरमेंट हो तभी उतना जो है आपका रेफ्रिजरेंट एंटर होना चाहिए। यहां से इससे कम लेवल नहीं होने देगा। अगर यहाँ पे आपने कोई हॉट मटेरियल रख दिया, कुछ गर्म चीज रख दी, तो ये क्या करेगा? इसको वेपर में कन्वर्ट कर देगा, जिसके कारण फ्लूइड जो है वो नीचे आ जाएगी। नीचे आते ही रेफ्रिजरेंट और एंटर हो जाएगा इसके अंदर, फिर से जो है फ्लोट ऊपर चली जाएगी। लिक्विड रेफ्रिजरेंट के कारण तो ये ऊपर जाएगी, जब वेपर बन जाएगी उसके तो ये नीचे आ जाएगी, क्योंकि लिक्विड रेफ्रिजरेंट के ऊपर ही फ्लो कर रही है। ये फ्लोट होती है कोई चीज जो किसी चीज के ऊपर तैर रही हो, फ्लो कर रही हो, तो यहाँ पे इसके ऊपर फ्लो कर रही है, ऊपर ही रहेगी। ये बॉल होती है एयर की,
तो तब जब इसके अंदर लिक्विड रेफ्रिजरेंट एंटर होगा तो ये ऊपर की ओर चली जाएगी और वॉल्व को बंद कर देगी। जब रेफ्रिजरेंट नीचे रह गया, लो हो गया, तब ये नीचे की ओर आ जाएगी और ज्यादा फ्लूइड को एंटर करने के लिए वॉल्व को ओपन कर देगी। फिर से रेफ्रिजरेंट जो है इसको कूल कर देगा पूरे एरिया को। तो यहाँ पे ये है आपका लो साइड फ्लोट वॉल्व। लो साइड फ्लोट वॉल्व चैम्बर है ये ऊपर वाला पूरा, ठीक है, जिसके अंदर लिक्विड रेफ्रिजरेंट रन कर रहा है। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये कैसे वर्क करता होगा। नेक्स्ट इसके अंदर आता है आपका हाई साइड फ्लोट वॉल्व। हाई साइड फ्लोट वॉल्व कौन सा होता है? अब उसके अंदर उसके नाम से ही ज्ञान है कि वो जो है वो हाई साइड की ओर रहेगा। हाई साइड मतलब कि हाई प्रेशर साइड, कंप्रेसर की साइड, ठीक है। हाई प्रेशर कहाँ होता है? कंप्रेसर के अंदर होता है। तो ये तो इवेपोरेटर की तरफ था, लो साइड। इवेपोरेटर से पहले ये वाल्व लगा हुआ था, लो साइड की ओर लगा हुआ था। इवेपोरेटर में एंटर, सॉरी, जो एक्सपेंशन वाल्व था उसके अंदर एंटर करने से पहले, इवेपोरेटर के अंदर एंटर करने से पहले ये वाल्व लगा हुआ था, तो इसको बोला था अपने लो साइड। और हाई साइड कौन सा होगा? जो कि इवेपोरेटर के बाद, जब, सॉरी, एक्सपेंशन वाल्व के बाद अगर लगा रहेगा। एक्सपेंशन वाल्व मैंने आपको बताया था कि जो ऊपर वाला चैम्बर है वही इसके अंदर एक्सपेंशन वाल्व था। तो चैम्बर के अंदर जब वो एंटर कर रहा था लिक्विड रेफ्रिजरेंट, तो वो चैम्बर क्या काम कर रहा था? उसके लिए एक्सपेंशन वाल्व का काम कर रहा था। तो चैम्बर के अंदर एंटर करने से पहले अपन ने उसके ऊपर वाल्व लगा दिया, यानी कि एक्सपेंशन वाल्व के अंदर एंटर करने से पहले ही अपन ने वाल्व लगा दिया। एक्सपेंशन वाल्व में ही उतना रेफ्रिजरेंट एंटर करेगा जितने की रिक्वायरमेंट है। आगे इवेपोरेटर में तो जितना जाए जाए, लेकिन एक्सपेंशन वाल्व के अंदर ही अपन ने उतना रख दिया कि इतना लेवल रहना चाहिए। तो वो तो हो गई बात जब अपन ने लो साइड की ओर आपका लिक्विड रेफ्रिजरेंट रखा है। नेक्स्ट आता है, सॉरी, वाल्व रखा है। नेक्स्ट आता है हाई साइड। हाई साइड की ओर कौन सा होता है? जब आपका लिक्विड जो है, वाल्व जो है वो हाई साइड की ओर, मतलब कि इवेपोरेटर की ओर हो, कंप्रेसर की ओर हो। ध्यान देना, यहां पे ये आ गया आपका एक चैम्बर। इस चैम्बर के अंदर इसकी क्या खासियत है? अब आप पढ़ रहे हैं हाई साइड वाला, ठीक है, हाई साइड फ्लोट वाल्व, ये वाला पढ़ रहे हैं हम अपना हाई साइड फ्लोट वाल्व। तो हाई साइड फ्लोट वाल्व के अंदर क्या रहता है? हाई साइड मतलब कि कंप्रेसर, कंप्रेसर की और जब आपका जो वाल्व है वो रहता है, तब आप उसको बोलते हैं हाई साइड। तो कंडेंसर से लिक्विड रेफ्रिजरेंट यहां से एंटर होगा, लिक्विड रेफ्रिजरेंट फ्रॉम कंडेंसर। कंडेंसर से लिक्विड रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन वाल्व के अंदर आया और एक्सपेंशन वाल्व को फिल कर दिया, इतना। ठीक है, एक्सपेंशन वाल्व को फिल कर दिया। अब यहां पे लगा हुआ है इस तरफ एक वाल्व। यहां पे क्या है? इसकी आउटलेट है टू द इवेपोरेटर। लिक्विड जा रहा है इवेपोरेटर की ओर जा रहा है, रेफ्रिजरेंट टू द इवेपोरेटर। इवेपोरेटर के अंदर जा रहा है सीधा, ठीक है। पहले तो एक्सपेंशन वाल्व के अंदर अपन ने एंटर करने से पहले ही यहां पे अगर वाल्व लगा दें तो ये होगा लो साइडेड। यहां पे अगर मैं एक्सपेंशन वाल्व लगा दूं, ये किस तरफ आ गया? कंप्रेसर की तरफ, तो ये क्या होगा? हाई साइडेड। तो मैंने क्या किया? यहां पे एक वाल्व लगा दिया, ये आ गया आपका वाल्व। और इसकी जो आर्म्स लगा के इसके ऊपर और उसको कनेक्ट कर दिया आपका, सॉरी, वाल्व को ना मैं फिर से बना देता हूं। यहां पे आपका आ गया वाल्व।
यहां पे है एक फ्लोट और ये फ्लोट जो है इसके ऊपर तैर रही है। जब रेफ्रिजरेंट ज्यादा हो जाएगा, जब रेफ्रिजरेंट बढ़ जाएगा तो ये अपने आप वाल्व को बंद कर देगा, ठीक है। तो रेफ्रिजरेंट इसके अंदर अब वैक्यूम बन गया। जब ये इधर रेफ्रिजरेंट का लेवल नीचे आएगा तो ये ओपन कर देगा, इसको ओपन करेगा तो रेफ्रिजरेंट जो है इसके अंदर से क्रॉस होना शुरू हो जाएगा, उतना ही रेफ्रिजरेंट ऊपर से और आ जाएगा। जब ये फिर से फिल कर देगा फिर से ऊपर की ओर आ जाएगा। तो ये क्या है, हाई साइडेड फ्लोट वाल्व ऐसे वर्क करता है। ये मींस जब रिक्वायरमेंट होती है तो ये इसको ओपन कर देता है और जब उसको बंद करना होता है, जब ये फिल हो जाता है पूरा तो ऊपर की ओर उठता है और इसको बंद कर देता है। ऐसे ये वर्क करता है। तो ये किस किस के बीच में होता है, हाई प्रेशर साइड बिटवीन कंडेंसर एंड इवेपोरेटर। बिटवीन, ये कहां रहता है, बिटवीन कंडेंसर एंड इवेपोरेटर। ठीक है, इवेपोरेटर एंड कंडेंसर के बीच में रहता है। और दूसरा कहां था, इवेपोरेटर एंड सक्शन लाइन, सक्शन लाइन के बीच में रहता है। अब यहाँ पे सक्शन लाइन का कहीं जिक्र भी नहीं हुआ, अपन ने कहीं भी सक्शन लाइन नहीं बनाई, लेकिन उसके अंदर सक्शन लाइन बनाई थी, ऊपर जो थी वो सक्शन लाइन थी। तो अब इसके अंदर अगर सक्शन लाइन का कोई वर्क ही नहीं है तो यहाँ पे ये वाला वर्क क्या कहलाएगा, आपका जो है हाई प्रेशर साइड, या इसको बोलेंगे आप जो हाई प्रेशर साइड आपका फ्लोट वाल्व एक्सपेंशन वाल्व, ठीक है, फ्लोट एक्सपेंशन वाल्व। उसके बाद लास्ट आता है आपका कैपिलरी ट्यूब। इसके बारे में अपन ने सारी चीजें पढ़ ली, हाई प्रेशर साइड के बारे में, लो प्रेशर साइड के बारे में, जितने भी एक्सपेंशन वाल्व्स थे सारे अपन ने पढ़ लिए हैं। लास्ट रह गया है कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब का क्या काम होता है, कैपिलरी ट्यूब कैसे इफेक्ट करती है, कैसे वर्क करती है। कैपिलरी ट्यूब एक बहुत ही पतली, बहुत ही कम डायमीटर की एक ट्यूब होती है जिसको अपन यूज करते हैं एज अपना जो थ्रॉटल वाल्व होते हैं, एक्सपेंशन वाल्व होते हैं उनके। तो एक्सपेंशन वाल्व का काम क्या होता है, बेसिकली कैपिलरी ट्यूब एक हल्की ट्यूब होती है जिसको कोयल के आकार में ढाल दिया जाता है। बहुत ही बारीक डायमीटर, बहुत ही लो डायमीटर की ये ट्यूब a thin tube of very small diameter, a thin tube of very small diameter, बहुत ही कम डायमीटर की एक ट्यूब जिसको कोयल की शेप में आकार दे दिया जाता है और उसको यूज किया जाता है एज थ्रॉटलिंग। तो इसका काम क्या हो गया, बेसिकली दो काम करने हैं इसने। पहला काम तो है इसने क्या करना है, टू मेक टू प्रेशर साइड या टू रिड्यूस प्रेशर, प्रेशर को रिड्यूस करना, रिड्यूस प्रेशर। और दूसरा काम क्या है इसका, इसने क्या करना है कि कितना जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो आगे बढ़ रहा है, आगे जा रहा है, उसको कंट्रोल करना, कंट्रोलिंग फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट के फ्लो को भी कंट्रोल करना। तो दो काम कैपिलरी ने करने हैं। ये कैसे करती है, ये करती है अपने डायमीटर के हिसाब से। इसका डायमीटर बहुत ही ज्यादा माइनर होता है, बहुत ही ज्यादा कम होता है। तो ध्यान दो, मैंने आपको ये बताया था, आपने पढ़ा हुआ है फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर कि अगर कोई ट्यूब उसका डायमीटर कम कर दिया जाए, अगर किसी ट्यूब का डायमीटर कम कर दिया जाए तो इसके कारण क्या होगा, यहां पे जितना प्रेशर था फ्लूइड का, जितना एरिया ज्यादा होगा उतना प्रेशर जो है एरिया के कारण, फ्रिक्शन के कारण प्रेशर जो है वो रिड्यूस होता रहेगा। तो इस कंडीशन में इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी तो हाई हो जाएगी
अगर आप इसको क्या कर दें, कम एरिया के अंदर से निकालें तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी तो हाई हो जाएगी, लेकिन ड्यू टू फ्रिक्शन बहुत सारी होगी इसके साथ, तो फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, प्रेशर जो है बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। तो प्रेशर रिड्यूस्ड ड्यू टू फ्रिक्शन इन कैपिलरी। कैपिलरी के अंदर बहुत ही कम डायमीटर होने के कारण उसका जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा, तो लो प्रेशर साइड अपने को मिल जाएगी, और इसी के कारण कम जो एरिया है उसके कम होने के कारण तो इसके अंदर से जो निकलेगा रेफ्रिजरेंट उसकी क्वांटिटी भी लो हो जाएगी। तो ये क्वांटिटी को भी कंट्रोल कर रहा है, कितनी आगे जानी चाहिए उतना ही अपना कैपिलरी की साइज को मेंटेन रखेंगे, उतना ही साइज लेंगे जितनी अपने को रिक्वायरमेंट है। तो ये क्या करेगा, आपका प्रेशर को भी रिड्यूस करेगा और आपका जो है आगे कितना फ्लूइड जा रहा है, रेफ्रिजरेंट कितना जा रहा है उसको भी कंट्रोल करेगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जब इसके अंदर रेफ्रिजरेंट आएगा, रेफ्रिजरेंट यहाँ तक आते आते थोड़ा सा गर्म होगा, अभी तक थोड़ा सा उसके अंदर टेम्परेचर ज्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे इसके अंदर आगे बढ़ता जाएगा उसका टेम्परेचर लो होता जाएगा और लास्ट में जाते जाते वो बिल्कुल मिनिमम टेम्परेचर पर पहुंच जाएगा, बहुत ही लो टेम्परेचर पर पहुंच जाएगा रेफ्रिजरेंट। तो ये किसके कारण हुआ, आपके कैपिलरी के कारण। कैपिलरी का काम क्या है, रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को रिड्यूस करना और उसके टेम्परेचर को लो करना। ये किसके कारण होगा, कैपिलरी ट्यूब के कारण। तो कैपिलरी ट्यूब भी काम करती है एज ए आपका थ्रॉटलिंग वाल्व, लेकिन इसके अंदर आपका डायमीटर इंक्रीज नहीं कर सकते, डिक्रीज नहीं कर सकते, तो इसकी कैपेसिटी सेम रहेगी वर्क करने की, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। बाकी इसकी वर्किंग जो है बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है। अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ेंगे और इसके आगे पढ़ेंगे कि नेक्स्ट इसके अंदर क्या होता है कैपिलरी ट्यूब के अंदर। जैसे कि आपने देखा कि जैसे कैपिलरी है इसकी वर्किंग एफिशिएंसी थोड़ी सी लो है, क्योंकि इसको अपन चेंज नहीं कर सकते कि इसने कितना जो है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना देना है, कितना एक्सपेंशन वाल्व इसने वर्क करवाना है। तो इसको यूज किया जाता है एज ए, जैसे आपका इवेपोरेटर है, ध्यान दो कि अगर आपका जहां से कंप्रेसर है, कंप्रेसर के बाद कंडेंसर, कंडेंसर के बाद आपका आता है इवेपोरेटर और एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन के बाद आता है आपका इवेपोरेटर। तो अगर इस एक्सपेंशन की जगह पे मैंने लगा दिया यहाँ पे कैपिलरी, कैपिलरी को अगर मैं यहां पे रखूं, ध्यान दो मैंने इसको क्या है, ये कंप्रेसर, कंप्रेसर की जो पाइप है इसकी पाइप जो है वो कंडेंसर के साथ कनेक्टेड है, कंडेंसर, कंप्रेसर की पाइप कंडेंसर से कनेक्टेड है और कंडेंसर से पाइप जा रही है, आपकी ट्यूब जा रही है किसको, एक्सपेंशन वाल्व को। एक्सपेंशन वाल्व की जगह पे मैंने क्या लगा दिया, कैपिलरी। एक्सपेंशन वाल्व से जा रही थी इवेपोरेटर के अंदर, तो ये क्या आ गया, इवेपोरेटर। अब अगर मैं इस पाइप को यहां से ऐसे ले जाऊं और यहां पे कैपिलरी बना दूं इसके ऊपर और फिर से इसको कनेक्ट कर दूं ऐसे, अब हो क्या रहा है, यहाँ पे काम वर्किंग सेम है, कैपिलरी क्या है, एक्सपेंशन वाल्व है, लेकिन मैंने क्या किया, इसको डायरेक्ट कनेक्ट नहीं किया, इसके ऊपर कोयल बना दी। कोयल बनाने के कारण अब इवेपोरेटर से कूल्ड जो रेफ्रिजरेंट होता है वो कंप्रेसर तक जाता है और कंप्रेसर उसको बहुत ज्यादा गर्म कर देता है, तो कैपिलरी उसको थोड़ा सा पहले गर्म कर देगी और कैपिलरी खुद उससे जो कूलिंग है उसकी वो ले लेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, हीट ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस एरिया में अब इसका काम जो है, एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसको अच्छे से अगर मैं डायग्राम में बना के दिखाना चाहूँ आपको, तो ये कुछ ऐसे वर्क करेगा। जैसे कि आपका कंप्रेसर यहां पे है, कुछ ऐसी शेप का होता है कंप्रेसर, और कंप्रेसर की जो ट्यूब है, जो एग्जॉस्ट है वो कनेक्टेड होता है कंडेंसर के साथ। तो यहां पे ये आ गया कंडेंसर।
कंडेंसर के बाद ये जाता है आपका कैपिलरी ट्यूब के अंदर। तो सॉरी, कंडेंसर के बाद आपका जाता है कैपिलरी ट्यूब के अंदर। जाने से पहले ही आपका, अगर मैं इसको कैपिलरी ट्यूब में लेके जाऊं, एक्सपेंशन ऑफ कंडेंसर के बाद इसको कैपिलरी ट्यूब के अंदर जाना था, लेकिन कैपिलरी ट्यूब मैंने कनेक्ट कर दी यहां पे, और फिर से ये ऐसे आ गया। अब ये जाएगा कैपिलरी ट्यूब के बाद एक्सपेंशन में, इवेपोरेशन में। तो इवेपोरेटर आ गया यहां पे, और इवेपोरेटर के बाद ये चला गया आपका फिर से कंप्रेसर के अंदर। इतनी सी वर्किंग है। अब ये क्या है, कंप्रेसर, और ये क्या आ गया आपका कंडेंसर, और ये क्या आ गया आपका इवेपोरेटर, और ये क्या आ गया आपकी कैपिलरी ट्यूब, और ये क्या आ गया इवेपोरेटर के बाद लिक्विड रेफ्रिजरेंट, सॉरी जो वेपर्स है वो कहां चले जाएंगे, कंप्रेसर के अंदर। तो कंप्रेसर से जो है वेपर चले कंडेंसर के अंदर, वो लिक्विड में कन्वर्ट हुए, लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद कैपिलरी के अंदर गए तो उनका टेम्परेचर और सॉरी प्रेशर दोनों चीजें रिड्यूस होगी। उसके बाद इवेपोरेटर में गए तो इवेपोरेटर में उन्होंने कूलिंग की, कूलिंग करने के बाद वो फिर से कंप्रेसर में आ गए। सारी वर्किंग सेम है, बस अपन ने क्या लगा दिया बीच में, एक कैपिलरी ट्यूब लगा दी। तो ऐसे वर्क करती है आपकी कैपिलरी। तो सारे जितने पार्ट्स थे अपन इनके बारे में, सभी के बारे में पढ़ चुके हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।